हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का काफी महत्वपूर्ण हेल्पफुल ये वीडियो है, क्योंकि आज जो हम दो टॉपिक पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग डिष्टकारी रूप और पूर्ण तरंग डिष्टकारी रूप समझाने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मैं इसमें केवल समझा दूंगा प्यारे बच्चों, आपको विधिवत आपको लिख लेना है। मैं जैसे बताऊंगा वैसे आप, यदि आप एक बार समझ लेते हो तो गारंटेड मैं कहता हूं एग्जाम में आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। समझ गए, इतना क्लियर है। और यदि आप हैंड रिटेन नोट्स लेना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि मात्र 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं। 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट करना है। किसमें? 96 85 29 91 49 पर प्रॉपर रूप से विधिवत आप तैयारी कर पाएंगे। एक भी टॉपिक नहीं छूट पाएगा, मैं गारंटेड कहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग, फिर हम पूर्ण तरंग समझेंगे। तो पहले तो कुछ बेसिक चीज समझना पड़ेगा। हो सकता है आपने इसके पहले पीएन संधि पढ़ाई नहीं है। तो जब देखिएगा, पी में होता है बच्चा लोग होल, और पी को जब हम एन से जोड़ देते हैं, किससे? एन से जोड़ देते हैं, यानी पी प्रकार का अर्धचालक और जब एन प्रकार का अर्धचालक मिलता है तो बनता है पीएन संधि। क्या? पीएन संधि। ये क्लियर है? इतना क्लियर है? पी में क्या होता है? होल, और एन में होता है इलेक्ट्रॉन। ये भी पता होना चाहिए। पी में होता है होल और एन में होता है इलेक्ट्रॉन। जब होल और इलेक्ट्रॉन संयोग करके दो प्रकार के अर्धचालक आपस में मिलते हैं तो पीएन संधि डायोड कहलाता है। इतना क्लियर? अच्छा, एक चीज और समझिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे पी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पी है, इस पे होल है, क्या है? होल है। और यहाँ पे हमारा एन है, क्या है? एन है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक में होल है और एक में इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम P को किसी भी बाह्य परिपथ में धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेल है, E है, सेल है, ठीक है। जब हम इसको धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं तो वो कहलाता है अग्रबायस। क्या कहलाता है? अग्रबायस। क्या कहलाता है? अग्रबायस। फिर से समझो। और अग्रबायस में धारा बहती है। अग्रबायस में ये आपका डायोड बन गया, ये डायोड बन गया। क्या बन गया? डायोड, पीएन संधि डायोड। फिर से समझो, जब हम डायोड के धनात्मक सिरे को, ये पी वाले भाग को, पी को हम धन से जोड़ते हैं, पी को हम धन से जोड़ते हैं तो ये बनता है अग्रबायस, जिसे कहते हैं अग्र अभिनति। क्या बोलते हैं? अग्र अभिनति। और इस स्थिति में धारा बहती है, धारा बहती है। थोड़ा समझो, मैं जो कह रहा हूं कंसेप्ट बस तैयार कर लो। दूसरा, जब इसी पी का संबंध यदि हम ऋण से कर दें, किससे? ऋण से कर दें, मतलब यहां पे ये चिन्ह चेंज हो जाए, इधर ऋण था इधर धन था, अब चिन्ह चेंज हो जाए, इस साइड इधर ऋण आ जाए, तो जब पी का संबंध किससे हो? ऋण से, तो ये बन जाता है पश्च अभिनति या पश्च बायस, पश्च अभिनति या बायस। अब इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होता, जो धारा होता है वो नहीं बहता। तो अग्रबायस, जब पीएन संधि डायोड अग्रबायस की कंडीशन में होता है, समझने की कोशिश करेंगे। जब पीएन संधि डायोड अग्रबायस के कंडीशन में होता है, जब पीएन संधि डायोड अग्रबायस के कंडीशन में होता है तो धारा बहती है, और जब पश्च बायस के कंडीशन में होता है तो धारा नहीं बहती। ये जो पीएन संधि डायोड है, ये जो पीएन संधि डायोड है, इसको हम अग्रबायस और पश्च बायस में क्या समझेंगे? जब पीएन संधि डायोड अग्रबायस में होगा, जब अग्रबायस में होगा बच्चा लोग तो धारा बहेगी, और जब पश्च बायस में होगा तो धारा नहीं बहेगी। यही आपका कंसेप्ट है और दूसरा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। सबसे बड़ा कंसेप्ट यही जो मैं अभी आपको समझा दिया। यहां पे ये धारा बहेगी, इसलिए ऐसा हम यहां पर बना दिए डायग्राम को। इतना क्लियर? अब आपको लिखना क्या है वही चीज तो समझना, इसमें है क्या क्या चीज। एक ट्रांसफार्मर है, एक क्या है? ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के दोनों सिरों पर आप देख सकते हैं ये प्राथमिक कुंडली होती है, सेकेंडरी कुंडली मतलब द्वितीय कुंडली, ठीक है। प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। जो हम ट्रांसफार्मर लिए हैं वो एक प्रकार का अपचाई ट्रांसफार्मर है। डी क्या है बच्चा लोग? डायोड है। आर क्या है? आर आपका एक लोड प्रतिरोध है, मतलब वहां से हम धारा ले रहे हैं, किस प्रकार से धारा मिल रही है वो आर बताता है। इतना क्लियर? पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग डिष्टकारी रूप में बनाने के लिए हम परिपथ में एक ट्रांसफार्मर टी, जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, डायोड डी और लोड आर लेते हैं, और इनको हम एक निश्चित क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये आपका प्यारे बच्चों क्या है? डायोड। इसके श्रेणी क्रम में ही आपका क्या जुड़ा होता है? लोड प्रतिरोध जुड़ा होता है।
कुछ भी नहीं है। हम अर्ध तरंग डिस्टकारी बनाना चाहते हैं। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं या निवेशी सिग्नल प्रवेश कराते हैं, और जो द्वितीय कुंडली होता है इसके माध्यम से हम यहाँ पे आरएल के माध्यम से निर्गत सिग्नल प्राप्त करते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में से धारा, प्रत्यावर्ती धारा मान लीजिए लगाते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा जा रही होती है, जिसे निवेशी बोलते हैं ना, निवेशी यानी प्रवेश करने वाला। और फिर जो हमारा लास्ट में फाइनल निर्गत होता है द्वितीय कुंडली की सहायता से पीएन संधि डायोड से जाते हुए आरएल से प्राप्त होता है। अर्ध तरंग डिस्टकारी पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपका क्लियर है ना कि जब P अग्रवायस में है, जब P अग्रवायस में है तब धारा बहेगी, और जब P पश्च वायस में है तो धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी। इतना क्लियर। अब देखिएगा जरा, धारा किस प्रकार से बहती है बच्चा लोग, धारा किस प्रकार से बहती है। तो यदि हम निवेशी की बात करें, निवेशी मतलब जो प्रवेश करने वाला है, वो ऐसा होगा। देखिएगा, ये आपका सुरंग, फिर गर्त, फिर सुरंग, फिर गर्त, फिर सुरंग, फिर गर्त, फिर सुरंग, ऐसे चलता जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जी हाँ बच्चा लोग, ऐसे ही जाएगा। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको मजा भी आएगा और पूरा समझ में भी आएगा। जो धारा प्रवेश कर रही होती है, वो जो निवेशी होती है, वो प्यारे बच्चों सुरंग गर्त के रूप में चलती है। ठीक है, क्लियर है। ये जो पहला अर्धचक्र है ये धनात्मक कहलाएगा, जो दूसरा अर्धचक्र है वो ऋणात्मक कहलाएगा। तो जब हम प्राथमिक कुंडली के सहारे से, देखिएगा थोड़ा सा, जब ट्रांसफार्मर, ये टी ट्रांसफार्मर है, जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से द्वितीय कुंडली के सिरे ए और बी के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरित हो जाता है। ये तो पता है कि प्राथमिक कुंडली में हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाए तो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रेरित हो जाता है। लेकिन ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है जो जा रहा होता है अंदर, प्रथम अर्धचक्र में ए जो वाला भाग है वो धनात्मक पर होता है, बी ऋणात्मक पर होता है। प्रथम अर्धचक्र में सिरा ए बी के अपेक्षा या बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है, और इस स्थिति में डायोड जब ए धन पर है, पी का संबंध जब धन से होगा, तो इस स्थिति में डायोड अग्रवायस होता है और लोड आर में से धारा एक्स से वाई दिशा में बहती है, एक्स से वाई दिशा में बहती है। फिर से समझो, समझ में नहीं आएगा। भैया हमने क्या कहा, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया, द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो गया, प्रेरित हो गया। अच्छा, प्रथम अर्धचक्र में ये देखो ना, प्रथम अर्धचक्र में ये देखो, ये प्रथम अर्ध, ये धनात्मक है, प्रथम अर्धचक्र में ये धनात्मक है। तो भैया प्रथम अर्धचक्र में ये जो है बी के सापेक्ष धनात्मक है, ए जो है बी के सापेक्ष धनात्मक है, और ए धनात्मक है, इसलिए डायोड जो है अग्र अभिनत में है। और डायोड अग्र अभिनत कब होता है? जब पी का संबंध धन से होता है, तो आपका डायोड अग्र अभिनत में होता है। और इस स्थिति में प्यारे बच्चों एक्स से वाई की ओर धारा बहती है, लोड आर में से हम निवेशी सिग्नल प्राप्त कर लेते हैं। तो जब प्रथम अर्धचक्र की मैं बात किया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम अर्धचक्र में मैंने जब नहीं यहाँ पे धारा प्रवाहित किया, तो जो आपका ये निवेशी था, ये निर्गत था, तो क्या निर्गत सिग्नल प्राप्त हुआ? जी हाँ बच्चा लोग, निर्गत सिग्नल प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे द्वितीय अर्धचक्र में आएगा, तो द्वितीय अर्धचक्र में निवेशी सिग्नल किस पर हो गया? निगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। तो द्वितीय अर्धचक्र में ए वाला भाग बी के सापेक्ष क्या हो गया? ऋणात्मक विभव पर हो गया। द्वितीय अर्धचक्र में ए जो है बी के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर हो गया, और जैसे ऋणात्मक विभव हो गया, हमने बताया था कि पी का संबंध ऋण से हो गया, तो भैया ये पश्च बायस हो गया, और पश्च बायस में धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए लोड आर में से धारा नहीं बहती। तो फिर अगले स्थिति में धारा नहीं बहेगी। प्रथम अर्धचक्र में धारा बही है, द्वितीय अर्धचक्र में धारा नहीं बही, इसलिए बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकाय रूप, आधा मिला और आधा नहीं मिला।
फिर से जब निवेशी सिग्नल का आपका धनात्मक भाग आया, तो जब धनात्मक भाग आया प्यारे बच्चों, तो फिर से ये धनात्मक विभव पर हुआ, और जब ये धनात्मक विभव पर हुआ तो डायोड अग्र बायस में हुआ, अग्र अभिनत में हुआ, और डायोड अग्र अभिनत में हुआ तो पुनः लोड आर और आर से बाई की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो फिर एक बार धारा बहा और फिर अर्ध तरंग दूसरे बार ऋणात्मक विभव पर नहीं बहा, फिर धनात्मक आया तो फिर बहा, फिर ऋणात्मक में नहीं बहेगा, फिर धनात्मक आया तो फिर से बहेगा। इसलिए इसे कहते हैं जो निर्गत सिग्नल होता है, जो निर्गत धारा मिलती है, निर्गत वोल्टता जो मिलती है वो अर्ध तरंग है, आधे बार बहती है आधे बार नहीं बहती, मतलब आधे बार हमें प्राप्त होता है, रुक रुक की धारा बीच में नहीं मिलता। इसलिए इसे कहते हैं पी एन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप। फिर से आप समझोगे भैया एक बार और, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया से द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच भी प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न हो जाता है। यानी हमने प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया, द्वितीय कुंडली में हो गया। अब हमने कहा कि जो हम धारा लगा रहे होते हैं वो धन ऋण के रूप में चलता है, सरंग के रूप में चलता है। तो जब धनात्मक अर्धचक्र में था तो ये पॉजिटिव है, जब ए धनात्मक पर है तो पी एन संधि डायोड जो अग्र अभिनत या अग्र बायस में है। और मैंने बताया भैया कि जब पी का संबंध धन से होता है तो अग्र बायस, और अग्र बायस में धारा बहती है, इस कारण से धारा एक्स से बाई की ओर लोड आर से प्राप्त होती है। लेकिन द्वितीय अर्धचक्र में ए जो है आपका ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। इस ऋणात्मक होने के कारण जो आपका डायोड है वो पश्च बायस में हो जाता है, और पश्च बायस में होने के कारण धारा प्रवाहित तो नहीं होती, और यही क्रम लगातार चलता जाता है। तो ये आपका हो गया डायग्राम प्यारे बच्चों। इसमें आपको स्टार्टिंग में लिखना है, लिख सकते हैं टी क्या है ट्रांसफार्मर है, डी क्या है पीएन संधि डायोड है, आर एल क्या है आपका तो लोड है, लोड प्रतिरोध है। हम डायोड और लोड प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों पीएन संधि का अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप आपने समझ गया। अब थोड़ा सा आपको समझना है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप। पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप कनेक्शन सेम रहेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें हमने कहा था x है तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b हो जाएगा। ट्रांसफार्मर t है, यहाँ पे आपका निवेशी सिग्नल होगा। निवेशी सिग्नल यहाँ से लोड r है, यहाँ डायोड 2 लगा के रखे हैं D1 और D2, क्योंकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी एक बार इधर से एक बार इधर से, बहुत सरल है। यदि आपने अर्ध तरंग दिष्टकारी समझ लिया तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी तो यूं आप चुटकी पे ही समझ जाओगे। धारा की जो दिशा है x से बाई की ओर मान के चलते हैं, इधर x हो गया, लोड यहां से इधर y हो गया, आर आपका ये हो गया, आर एल हो गया। ठीक है, यहां तक इतना क्लियर है। अब देखो पीएन संधि डायोड वही सब कुछ सेम है। इसमें हमने ये जो आपका निवेशी सिग्नल के लिए है, ये प्रत्यावर्ती धारा है वो सरंगगर्त के रूप में चलती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। एक ये लाइनिंग और आपका एक ये लाइनिंग। देखिए इससे क्या होता है, बहुत ईजी होता समझना, इससे इजी होता है समझना, बहुत इजी हो जाएगा समझना। एक ऊपर वाला निवेशी के लिए बना रहे हैं, नीचे वाला निर्गत के लिए बना रहे हैं। इससे आप बहुत सिंपल तरीके से समझ पाओगे। कैसे? जो आपका निवेशी सिग्नल होता है वो किस प्रकार से चलता है, सरंग और फिर गर्त, फिर सरंग फिर गर्त, फिर सरंग फिर गर्त, फिर सरंग फिर गर्त, ऐसे चलता है ना निवेशी सिग्नल। ये हमारा जो है वो निवेशी है। क्या है? निवेशी है। समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे निर्गत है, निर्गत कैसे बहेगा वो मैं बताऊंगा, फिर से समझोगे आप लोग। ठीक, इसमें आपने समझ लिया, लिखना है जैसे आप लोग कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप में बनाने के लिए हम क्या क्या उपयोग में लाने के लिए चित्र में जैसे दिया है। तो हमारा ट्रांसफार्मर होता है जो अपचाई होता है। अपचाई का मतलब क्या है भैया? प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम कर देता है, बढ़ाता नहीं है। ठीक है, ये जो आर एल है ये लोड है, और D1 और D2 दो डायोड है। ठीक, यहाँ पर समझिएगा। अब कंडीशन वही है, कार्यविधि जब हम लिखेंगे तो कंडीशन वही है कि जब हम ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच, जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं। अच्छा, इधर हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया तो चुंबकीय प्रेरण का आपका क्रिया होता है। फैराडे ने बताया था कि द्वितीय कुंडली में भी हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न होगा, प्रेरित होगा। अच्छा चलो, बात अच्छी बात है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाया तो चुंबकीय प्रेरण से द्वितीय कुंडली पर भी
भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो गया। ये तो क्लियर। अब ये जो प्राथमिक कुंडली का प्रथम अर्धचक्र है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो जो आपका यदि ए सिरा धनात्मक है तो बी तो निगेटिव है भैया। प्रथम अर्धचक्र में ये जो है बी के सापेक्ष धनात्मक है, ए जो है बी के सापेक्ष धनात्मक है। अब ये भैया जो D1 है ये Pn है, यानी पीएन संधि डायोड है। तो जब ए धनात्मक है और पी से संबंध धन से हो गया, पी का संबंध धन से हो गया, अच्छा पी का संबंध धन से तो अग्रबायस, लेकिन D2 में पी का संबंध ऋण पर। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ए धनात्मक विभव पर है और बी ऋणात्मक विभव पर है। दोनों एक साथ धनात्मक तो नहीं हो सकते, या तो एक धनात्मक होगा या तो एक ऋणात्मक होगा, यही हो सकता है। दोनों एक साथ धन, दोनों एक साथ ऋण नहीं हो सकते। यदि ए धनात्मक है तो बी ऋणात्मक होगा, यदि बी धनात्मक है तो ए ऋणात्मक होगा। तो भैया प्रथम अर्धचक्र में यानी धनात्मक अर्धचक्र में ए बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर है, इसलिए D1 जो है अग्रबायस स्थिति में है, अग्र अभिनत के स्थिति में है, किंतु D2 बेचारा पश्च बायस के अभिनत में है। इसलिए D1 से होकर धारा बह रही होती है, लोड R में से प्राप्त होती है, जबकि D2 में से धारा प्राप्त नहीं होती। तो प्रथम अर्धचक्र में कौन काम कर रहा है? D1। और फाइनल हमें रिजल्ट मिल रहा है, जी हाँ फाइनल हमें रिजल्ट मिल रहा है, धारा बह रही है। अब बात आती है द्वितीय अर्धचक्र में अब तो भैया दूसरे की बारी आ गई। इस बार तू जीता, अब हम जीतेंगे। भैया जब द्वितीय अर्धचक्र आता है तो बी निगेटिव हो जाता है। कारण इसका ये कि द्वितीय अर्धचक्र को हम विपरीत मानते हैं, ऋण मानते हैं, इसलिए द्वितीय अर्धचक्र में ए जो है बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो गया। अब जब ए ऋणात्मक हो गया तो बी क्या होगा भाई साहब? बी धनात्मक। अब देखो डायोड तो यहां भी लगा है, डायोड जिस प्रकार ए के साथ जुड़ा है, डायोड सिरे बी के साथ भी जुड़ा है। तो अब ए ऋणात्मक विभव पर है ना, बी तो धनात्मक विभव पर है। तो बी जब धनात्मक विभव पर है, पी का संबंध धन से हो गया, तो D1 से भले आपका धारा नहीं बहेगा, D1 पश्च बायस में है, लेकिन यहां पर D2 जो है वो अग्र बायस में है। अब D2 में से धारा बहेगा बच्चा लोग, तो D2 में से धारा बहेगा, जी हां भले निगेटिव बहेगा लेकिन धारा बहेगा। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, धारा ऊपर ही बहेगा ऐसा। ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, नीचे नहीं रहेगा। तो पूर्ण तरंगम भैया यही मिला कि एक बार ए ने धक्का दिया तो धारा बह गया, एक बार बी ने धक्का दिया, इसलिए तो कहते हैं भैया पूर्ण तरंग दोनों बार धारा बह रहा है। प्रथम अर्धचक्र में ए धनात्मक पर हो जाता है तो धारा बह रही होती है, द्वितीय अर्धचक्र में बी धनात्मक विभव पर हो जाता है, इसलिए D2 में से धारा बह रही होती है। लिखना कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या होती है, इसीलिए तो कहता हूं आप नोट्स ले लो प्यारे बच्चों और अच्छे तरीके से लिख लो। आपको एग्जाम में यार अच्छे अंक लाना है, तो इसलिए नोट्स लेने के लिए मैं कह रहा हूं। अब देखो थोड़ा समझो फिर से, आप लिखना भी चाहते हो तो लिखो ना। मैं कह रहा हूं कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। प्रथम अर्धचक्र में ए जो है बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है, इसलिए D1 अग्र बायस में और D2 पश्च बायस में हो जाता है। D1 में से धारा बहती है जबकि D2 में से धारा नहीं बहती, और निवेशित सिग्नल हमें धनात्मक अर्धचक्र के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन द्वितीय अर्धचक्र में ए जो है ऋणात्मक विभव पर हो जाता है और बी धनात्मक विभव पर हो जाता है। इस स्थिति में D1 पश्च बायस में जबकि D2 अग्र बायस में हो जाता है और D2 में से धारा बहती है, और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है। क्योंकि प्यारे बच्चों एक बार धन आया, एक बार ऋण आया, फिर धन आया, फिर ऋण आया, फिर धन आया, फिर ऋण आया, फिर धन आया, लगातार चलता रहता है, और इस प्रकार से पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप हमें प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बस इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है एनुअल एग्जाम के लिए। आप किसी भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, सीजी बोर्ड से, बच्चा लोग आप कहीं से भी हैं, प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लो, आपका डेफिनेट अच्छा अंक आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा आज समझने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।